अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा लेक्चर QSO आर्टिकल 19 पे है और आर्टिकल 18 जो है बहुत अच्छे से हमने समझ लिया था, कर लिया था और उसी में ही एक पॉइंट था रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है, और उसी रेलिवेंट फैक्ट्स को मैंने आपको बताया था ना कि नेक्स्ट जो हम आर्टिकल्स करने वाले हैं उसमें ये चीज़ बहुत वाज़ेह हो जाएगी। तो आज हम रेलिवेंट फैक्ट्स के मुतालिक ही देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू, क्योंकि ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और इनमें इलस्ट्रेशंस भी हैं जिनके ज़रिए हमें इनकी बहुत अच्छे समझ आती है। तो इसलिए मैं 1 बाय 1 ये आर्टिकल्स करवा रही हूँ ताकि आपको कभी भी ज़िंदगी में ये भूल ना सके। शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सम ट्रांजैक्शंस, कुछ लेन देन का हिस्सा बनने वाले हकाइक की आपस में मुताबिकत, यानी कि ऐसे हकाइक जो किसी पहले वाली हकीकत के मुतल्लिक हों। आर्टिकल 19 में बहुत सादा सा असूल बयान किया गया है जो कि हमने आर्टिकल 18 में भी पढ़ा है। ये उसी असूल की वजाहत करते हुए कहता है कि अगर एक केस में एक दस्तावेज़ मुतल्लिका है, यानी कि हमारे केस के मुतल्लिक है, उसमें वो तमाम फैक्ट्स हैं जो हमारे केस को प्रूव करने के लिए ज़रूरी हैं, तो उसके साथ मुंसलिक जितनी भी और दस्तावेज़ होंगी, चाहे वो लेन देन की हैं, चाहे वो दूसरे मामलात के मुतल्लिक हैं, तो वो क्या हैं, वो रेलिवेंट होंगी, अदालत में काबिले कबूल होंगी। अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो ये जो आर्टिकल 19 है ये इतना सा है जितना मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसमें इलस्ट्रेशंस है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन ये जो रूल है एक्चुअली ये एक टर्म को डिफ़ाइन करता है, ये उस टर्म के ऊपर बेस्ड है विच इज़ रेस्ट जस्टे। ठीक है, अब मैं रेस्ट जस्टे पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ये जो टर्म है ये इंग्लिश और अमेरिकन लॉ में इस्तेमाल होती है और इसका जो मेन मतलब है वो है थिंग्स डन। ठीक है, और ये एक्सेप्शन है हेयर से एविडेंस के मुतालिक। ऐसे एविडेंस जो हमने कहे सुने होते हैं उनके मुतालिक ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि ये माना जाता है कि जो फिल बदी हमारा रिस्पॉन्स होता है किसी चीज़ पे, फिल बदी हमारे मुंह से चीज़ें निकलती हैं, उनके मुकाबले में सुनी सुनाई चीज़ों की वैल्यू नहीं है। तो ये जो रूल है ये आर्टिकल नंबर 19 के साथ मुंसलिक है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है। इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो बड़े आसान से लफ्ज़ों में मैं इसकी एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि जब कोई वाक़या होता है और हम पुलिस को कॉल करते हैं तो उसके बाद हम जो भी बातें एक्सप्लेन करते हैं पुलिस को वाक़े के मुतालिक, तो वो क्या है, वो रेस्ट स्टे में आती हैं क्योंकि हम फिर बदी वो बातें बयान कर रहे होते हैं। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि जो आर्टिकल 19 है और ये जो रूल है रेस्ट स्टे, ये आपस में किस तरह मिलते हैं। तो रेस्ट स्टे में एक बात बयान की गई है वो ये है कि जो भी वाक़यात के मुतालिक बातें होती हैं, ठीक है, फौरी जैसे वाक़या होता है उसके बाद जो भी बातें बयान की जाती हैं वो उससे क्या होती हैं, रेलिवेंट होती हैं, तो वो अदालत में पेश की जा सकती हैं। तो ये जो आर्टिकल 19 है ये हमें क्या बताता है, ये भी तो हमें यही कहता है ना कि एक वाक़या है जो कि ज़ेर बहस है और उसके साथ मिलती जुलती जितनी भी हकीकतें हैं वो अदालत में पेश की जा सकती हैं। तो ये एक मेन इन दोनों का आपस में इंटरलिंक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हर वो चीज़ काबिल कबूल है जो कि वाक़े के मुतालिक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो वाक़े के मुतालिक नहीं है, वाक़े के हक़ाइक़ को बयान नहीं करती, वो काबिल कबूल नहीं मानी जाएगी। तो आपको आर्टिकल नंबर 19 और रेस्ट स्टे का आपस में रिलेशन समझ में आ गया, ये असूल कैसे इस्तेमाल होता है ये समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगर आर्टिकल नंबर 19 इलस्ट्रेशंस की बात की जाए तो 4 इलस्ट्रेशंस हैं जो कि मुख्तलिफ हमें सिनेरियोज बताती हैं। एक कत्ल के मुकदमे के मुतालिक बताती है, दूसरी हमें रियासत के मुतालिक जो कॉन्स्पायरेसी होती है और उसमें जो नुकसान होता है उसके मुतालिक, फिर लेन देन के मुतालिक और डिफेमेशन के मुतालिक। तो ये 1 बाय 1 जब मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊंगी तो मैं फिर साथ साथ समझाती जाऊंगी। ट्रांसलेशन से पहले मैं इस आर्टिकल को रिकैप कर देती हूँ। इसमें ये बयान किया गया है कि एक ऐसी फैक्ट जो कि किसी इशू का हिस्सा नहीं है, यानी कि किसी मुकदमे का बराह रास्त हिस्सा नहीं है, लेकिन वो उस फैक्ट के साथ मुंसलिक है जो इशू का बराह रास्त हिस्सा है और किसी दूसरे शख्स का मौक़िफ़ बयान करती है, चाहे वो सेम टाइम पे है, चाहे वो मुख्तलिफ टाइम पे है, जिस भी वक्त है, लेकिन वो क्या है, वो उस हक़ाइक़ को बयान करती है जो इशू का हिस्सा है, जो केस का हिस्सा है, तो क्या है, वो मानी जा सकती है, यानी कि वो रेलिवेंट है और अदालत में पेश की जा सकती है। और आर्टिकल 19 एक लैटिन टर्म रेस्ट जस्टे जिसका मतलब है थिंग्स डन, उसके साथ मुंसलिक है, उसके असूल को बयान करता है। और वो क्या कहता है, वो भी सेम यही चीज़ कहता है कि एक ऐसा हक़ाइक़ जो किसी दूसरे हक़ाइक़ को बयान करता हो लेकिन बराह रास्त किसी इशू का हिस्सा ना हो, वो अदालत में
सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। फैक्ट्स हकाइक विच जो दो अगरचे नॉट इन इशू में ना हो, मामले में ना हो, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इस तरह मुंसलिक हों किसी हकीकत से, इन इशू जो के मामले में हो, एज टू फॉर्म पार्ट जो बनाते हैं उसका हिस्सा, ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन उसी जो है एक ही ट्रांजेक्शन का हिस्सा मालूम हो। यानी कि ऐसे हकाइक जो कि इशू में ना हो लेकिन किसी ऐसी हकीकत के साथ जुड़े हों जो कि इशू का हिस्सा है और जुड़ के उसका हिस्सा मालूम होते हों। आर रेलिवेंट वो मुंसलिक हैं, वो रेलिवेंट है। वेदर भले, दे अक्कड वो हुए हों, एट द सेम टाइम एक ही औकात में, एंड प्लेस एक ही जगह पे, और एट डिफरेंट टाइम्स मुख्तलिफ औकात में, एंड प्लेसेस या मुख्तलिफ जगह पे। यानी कि भले वो मुख्तलिफ जगह पे हुए हों या सेम जगह पे या सेम टाइम पे हुए हों, वो कनेक्टेड माने जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 19 की इलस्ट्रेशंस हैं और इलस्ट्रेशंस को आप हेडिंग दे लें। इलस्ट्रेशन नंबर ए को हेडिंग देंगे मर्डर केस की। ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए पे इल्ज़ाम है कि उसने बी को मारा है और कत्ल किया है। वेदर वाज सेड और डन बाय ए और बी, जो कुछ भी ए या बी ने कहा, और बाय सिलेंडर्स एट द बीटिंग या मारपीट के वक्त जो भी बहतान लगाए गए, और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर जो भी उससे पहले या बाद में किया, इट एज टू द फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ये जो है ये उस ट्रांजेक्शन का उस वाक़े का हिस्सा बनते हैं। इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट ये तमाम बातें जो भी हकाइक हैं, जो भी बहतान लगाए गए हैं या जो भी कहा सुना गया होगा वो उस वाक़े के रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। इससे हमें ये समझ आती है कि अगर एक मारपीट का वाक़या है तो उसमें जो भी बातें बयान की गई हैं या जो भी एक्ट किए गए हैं बाद में या पहले, वो तमाम के तमाम जो इशू में मौजूद चीज़ है उसके साथ रेलिवेंट होंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बी और इसकी जो हेडिंग है वो होगी वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुतालिक जंग छेड़ना। ए इज एक्यूज्ड ए पे इल्ज़ाम है ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुतालिक जंग छेड़ने का, बाय टेकिंग पार्ट हिस्सा लेके, इन एंड आर्म्ड इंसुरेक्शन। आर्म इंसुरेक्शन का मतलब होता है मुसल्लह बगावत का हिस्सा बन के, इन विच जिसमें प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचा, ट्रूप्स आर अटैक्ड फौजियों पर हमला किया गया, एंड गोल्स आर ब्रोकन ओपन और जो हदाफ थे, जो रुकावटें थी उनको खोला गया। द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज़ रेलिवेंट ये जो फैक्ट्स हैं इनका होना रेलिवेंट है एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजेक्शन और ये जो जनरल ट्रांजेक्शन है उसका हिस्सा बनते हैं। दो हालांकि ए में नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम, हालांकि ए वहाँ पे मौजूद नहीं था लेकिन फिर भी ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये रेलिवेंट फैक्ट होते हैं और ट्रांजेक्शन का हिस्सा बनते हैं और ये जो असूल है ये बयान करता है रेस जस्टेको। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सी और इसकी जो हेडिंग है वो होगी कॉरेस्पॉन्डेंस। ए सूज बी फॉर लाइबल कंटेन्ड इन अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं खतों किताबत को। ए बी पे मुकदमा करता है डिफेमेशन का जो कि बी ने की है ख़त में। Letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts. वीकेंड के दरमियान वो खतूत जो कि इस मौजू से मुतल्लिक हों जिससे हित्ते के इज़्ज़त का वाक़या पैदा हुआ हो और जो इस खत्तो किताबत का हिस्सा हों वो क्या हैं, वो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। दो दे डू नॉट कंटेन द लाइबल इट्सेल्फ, भल चाहे उनमें हित्ते के इज़्ज़त के अल्फाज ना भी हों। यानी कि हमें ये बात बताई गई है कि अगर ए और बी के दरमियान एक लेटर है जिसमें हित्ते के इज़्ज़त का जो है आंसर पाया जाता है और ए बी पे मुकदमा करता है कि इसने फ़लाँ लेटर में मेरी डिफेमेशन की कोशिश की है, तो जो बाकी ख़तो किताबत हुए होंगे उनके दरमियान वो भी क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। भले उनमें डिफेमेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल ना ही किया गया हो लेकिन फिर भी वो रेलिवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट इलस्ट्रेशन है इस आर्टिकल की, इलस्ट्रेशन डी और इसकी जो हेडिंग होगी वो होगी डिलीवरी ऑफ गुड्स और इसकी स्टेटमेंट है द क्वेश्चन इज़, सवाल ये है, वेदर आया सर्टन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी, कुछ चीज़ें जो कि बी से ऑर्डर की गई थी, वर डिलीवर टू ए, क्या वो ए को डिलीवर की गई। द गुड्स वर डिलीवर टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, यानी कि वो जो चीज़ें थी वो बहुत सारे दरमियानी अशखास से होती हुई ए को दी गई थी या नहीं दी गई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। ईच डिलीवरी यानी कि हर एक डिलीवरी जो भी दरमियानी अशखास को दी गई थी, जितनी भी दरमियानी अशखास थे जिनको डिलीवरी दी गई थी वो क्या है, वो रेलिवेंट
फैक्ट होगी। तो आर्टिकल 9 को मैं जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ। आर्टिकल 9 काम करता है एक लैटिन टर्म रेस्ट जस्टे के असूल पे, और वो जो टर्म है उसका मतलब है थिंग्स डन, यानी कि ऐसी हकीकतें जो बजाते खुद तो इशू का हिस्सा ना हो, लेकिन जो कोई हकीकत इशू का हिस्सा है उसके साथ मुंसलिक हो। यही बात आर्टिकल 19 बयान करते हुए कहता है कि वो हकीकत जो किसी इशू का हिस्सा बजाते खुद नहीं है, लेकिन उस फैक्ट के साथ मुंसलिक है जो हमारे इशू का हिस्सा है, हमारा मौक़िफ़ बयान करती है, या उस दस्तावेज़ के साथ मुंसलिक है जो हमने अदालत में पेश करनी है, तो क्या है वो रेलिवेंट होगी। और मज़ीद बयान करते हुए आर्टिकल 19 हमें ये बताता है कि अगर वो उस टाइम पे हुई है तब भी वो रेलिवेंट है, अगर वो किसी मुख्तलिफ टाइम पे हुई है या मुख्तलिफ प्लेस पे हुई है तब भी वो रेलिवेंट है। तो ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये जी इस टाइम पे नहीं हुई और बाद में हुई है तो ये रेलिवेंट नहीं है। इस चीज़ को भी आर्टिकल 19 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वो कहता है भले वो इस सेम टाइम पे हुई हो या किसी मुख्तलिफ टाइम पे हुई हो, वो रेलिवेंट है। इसकी इलस्ट्रेशंस है जो कि 4 इलस्ट्रेशंस हैं। पहली में हमें मर्डर का एक केस बताया गया है कि अगर मर्डर होता है और उसमें जो बातचीत होती है या उसके बाद जो बातचीत होती है वो भी रेलिवेंट है। और दूसरी में अगर वार होती है कंट्री के अगेंस्ट, तो चाहे वो शख्स बजाते खुद वहाँ पे प्रेजेंट ना भी हो, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी भी इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ को इन्हेंस करने में, तो जितने भी वाक़यात हैं वो उस बाद वाले वाक़े के या पहले वाले वाक़े के साथ रेलिवेंट होंगे। और जो इलस्ट्रेशन सी है उसमें हमें ख़त्तो किताबत का बताया गया है कि ए और बी के दरमियान ख़त्तो किताबत होती है, लेकिन बी क्या करता है, वो एक ख़त में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो डिफेमेशन के ज़ुमरे में आता है और ए की डिफेमेशन जो है उसकी तरफ लेके जाता है। तो वो तमाम ख़त्तो किताबत जो पहले या बाद में हुए होंगे ए और बी के दरमियान, वो रेलिवेंट होंगे। इलस्ट्रेशन डी हमें डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में बताती है। वो ये कहती है कि ए ने बी से कुछ चीज़ें ख़रीदी और वो ए तक सक्सेसफुली पहुंच भी गई, लेकिन किन के ज़रिए पहुंची, वो बहुत सारे इंटरमीडिएट पर्सनस के थ्रू पहुंची। तो हर एक के पास डिलीवरी हुई, ठीक है, तो वो जो डिलीवरी हुई है हर एक शख्स के पास, वो क्या है, वो रेलिवेंट है। तो इसी के साथ ही हमारा आर्टिकल 19 कंप्लीट होता है और मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से ईच एंड एवरीथिंग इसकी समझा दी है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।